दोस्तों, हमारी तरफ से हमारी यूट्यूब फैमिली को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, हमेशा तरक्की करती रहें। और ये स्टोरी का 23वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं, तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नित्या भी खड़ी हो गई। शिवाय ने उन 6 लड़कियों को देखकर कहा, अब सब अपनी एक टांग पर खड़ी हो जाओ और अगर गिर गई तो मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। सारी लड़कियां एक टांग पर खड़ी हो गई। नित्या की सारी फ्रेंड मन ही मन नित्या को गाली दे रही थी, क्योंकि नित्या की वजह से वह आज 2 हैंडसम लड़कों के सामने एक टांग पर खड़ी थी। करीब 10 मिनट खड़ी रहने के बाद वह लड़कियां अपना बैलेंस खोने लगी। उनमें से एक लड़की, जो कि काफी फेमस बिजनेस टाइकून की बेटी थी, वह बोली, सिवाय रघुवंशी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं और ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती। मैं गिर जाऊंगी। गिरी हुई तो तुम पहले से ही हो, और कितना गिरोगी। तुम्हारी जैसी भी लड़कियां होती हैं हमारी सोसाइटी में, मुझे तो यकीन नहीं आता, सिवाय ने ताना मारते हुए कहा। दूसरी लड़की ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो सिवाय रघुवंशी, तुम्हारी दुश्मनी नित्या से है, हम सबको क्यों टारगेट कर रहे हो? हमने क्या किया है? सिवाय बोला, यह बात मुझे सही लगी, चलो अब सब दोनों पैरों पर खड़ी हो जाओ। सब लड़कियां दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। तभी शिवा का फोन रिंग करने लगा। शिवाय ने फोन देखा। फोन की स्क्रीन पर सौर्य का नंबर फ्लैश हो रहा था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, सीनियर, सौर्य का फोन है। शिवाय, सौर्य का फोन है। शिवाय ने फोन रिसीव किया और बोला, हाँ, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तू परेशान मत हो। सीनियर, ठीक है? हाँ, उसका भाई भी ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हाँ सीनियर, मेरे साथ ही है। कहाँ है? शौर्य, यार बहुत बढ़िया जगह है, काश तू होता यहाँ। खैर छोड़, मैं तुझे बाद में बता दूंगा, अभी एक जरूरी काम करना है। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, सीनियर मेरे साथ ही है। अब ठीक है। शिवाय ने थोड़ी देर में शौर्य से बात करके फोन कट कर दिया। शिवाय उन लड़कियों को देखकर कहा, हाँ तो कौन कह रही थी कि मेरी दुश्मनी नित्या कपूर से है? बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब तुम जितनी भी लड़कियां हो, सब मिलकर नित्या को एक एक चाटा मारोगी। जिसने नित्या को अच्छे से चाटा मारा उसे मैं जाने दूंगा। यह सुनकर नित्या का चेहरा गुस्से से भर गया। नित्या इतना तो जानती थी कि यह लड़कियां कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं है जो इस वक्त छोड़ देगी। वह लड़कियां वहां से जाने के लिए नित्या को चाटा मार सकती थी, और ऐसा ही हुआ। उन लड़कियों ने एक एक करके नित्या के गाल पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। सब ने नित्या का गाल मार मार कर लाल कर दिया था। जैसे ही नित्या को थप्पड़ पड़ता, राजवीर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता। यह सब देखकर शिवाय तो बहुत खुश हो रहा था। वह लड़कियां फिर शिवाय को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। शिवाय बोला, अभी तुमने नित्या को मारा, अब नित्या भी तो तुम्हें मारेगी। चलो नित्या, तुम भी खड़ी हो जाओ और जिन जिन ने तुम्हें मारा है उन्हें मारो। लड़कियां हैरानी से शिवाय को देख रही थी, जैसे मन ही मन कह रही हूँ, यह कितना हैंडसम है, उससे ज्यादा पलटू भी है, कितना झूठा है यह। शिवाय ने उन लड़कियों को देखकर एक आंख मारी और बोला, मेरे बारे में इतना मत सोचो, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। जो कहा है वह करो। राजवीर तो हाथ बांधे शिवाय की शरारत देख रहा था। शिवाय का पनिश करने का तरीका अलग ही था। उसने लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाया और जी भरकर बेइज्जत भी कर दिया। शिवाय ने उन लड़कियों के लिए एक गलत शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, और फिर भी उन लड़कियों को एक दूसरे की नजरों में गिरा दिया। नित्या ने भी शिवाय की बात सुनी तो उन लड़कियों के गाल पर एक एक करके चाटा रसीद कर दिया। नित्या बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसका एक चाटा भी लड़कियों के गाल को लाल कर रहा था। लड़कियां पिट गई और मन ही मन एक दूसरे को गाली देने लगी। लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि अगर वह सारे मिलकर राजवीर से माफी मांग लें तो शायद शिवाय उन्हें जाने दे। उन लड़कियों ने राजवीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस नित्या की वजह से ही यह सब कुछ हुआ। नित्या तो उन लड़कियों को आंखें फाड़े देख रही थी और मन ही मन कह रही थी कि इतनी झूठी और मक्कार लड़कियां हैं, रोज खुद अडल्ट पार्टियां करती हैं, लड़कों को बुलाती हैं, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ सोती हैं, और यहाँ सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हैं। सारी लड़कियां माफी मांगते हुए राजवीर के थोड़ा करीब आने लगी तो राजवीर 2 कदम पीछे हट गया।
फिर बोला, सिवाय राजवीर इससे ज्यादा कुछ कहता उससे पहले ही सिवाय ने उन लड़कियों को गन पॉइंट पर कहा, पीछे हटो, मेरा सीनियर तुम लोगों के करीब आने से अनकंफर्टेबल हो रहा है। तुम जैसी घटिया लड़कियों को यह अपने करीब नहीं आने देता। सारी लड़कियां पीछे हट गईं। लड़कियों में से एक लड़की ने नित्या को देखकर कहा, नित्या तुम्हारे अंकल तो है नहीं, तुम्हारी वजह से अब हम भी यहाँ फंस गए। नित्या गुस्से में बोली, अपने आप को ज्यादा बेचारी मत दिखाओ। तुमने ही कहा था ना कि राजवीर को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। तुम ही ने मुझसे 10 लाख की बेट लगाई थी ना कि मैं राजवीर को यहाँ तक ला नहीं सकती, और अब तुम बेट हार चुकी हो। उस लड़की को गुस्सा आया। उसने उठकर नित्या के गाल पर एक चाटा मार दिया। नित्या कहाँ कम थी, वह भी कपूर फैमिली की बेटी थी। नित्या ने भी पलटकर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। देखते ही देखते वह लड़कियां आपस में ही एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। सिवाय तो उन्हें देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। सिवाय की हालत इस वक्त देखने की थी। सिवाय ने अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, और हंसी कंट्रोल भी होती तो वह आज कंट्रोल नहीं करना चाहता था। सिवाय को देखकर राजवीर को भी हंसी आ रही थी। सिवाय ने हंसकर राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चले सीनियर, या और पनिश करूं? राजवीर हंस हंस कर बोला, नहीं रहने दो, अब तो यह एक दूसरे से खुद ही निपट लेंगी। थोड़ी देर में राजवीर और सिवाय दोनों उस क्लब से निकलकर हॉस्पिटल आ गए। सुबह के 4 बज गए थे। सिवाय बोला, सीनियर अब आप अपने भाई के पास रहो, मैं चलता हूँ। सिवाय हॉस्पिटल के बाहर चला गया तो उसने अपने सामने नित्या कपूर का मुखड़ा देखा, जिसका चेहरा थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह लड़कियों से कितनी मारपीट करके आई है। नित्या ने सिवाय की तरफ उंगली करके कहा, सिवाय रघुवंशी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने आज जो कुछ भी किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना होगा। सिवाय ने नित्या की उंगली देखकर गुस्से में कहा, मुझे उंगली मत दिखाना, उंगली नीचे। नित्या ने अपनी उंगली नीचे कर ली। सिवाय बोला, क्या करोगी? तुम कुछ नहीं कर सकती, और अब मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, राजवीर से दूर रहना। इज्जत बस लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है, समझी? राजवीर बहुत शरीफ है, और डिस्टेंस मेंटेन करके चलना उससे। अगर मैंने तुम्हें उसके आसपास देख लिया ना, तो तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में मुझे सेकंड नहीं लगेगा। मगरमच्छ के तालाब में छोड़ दूंगा तुम्हें, फिर करना वहां नागिन डांस। सिवाय वहां से जाने लगा तो नित्या ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, कब तक बचाओगे राजवीर को? कोई चांद तो है नहीं जिसे कोई तोड़ ना सके। मैं ना सही, कोई और सही, लेकिन राजवीर का घमंड, राजवीर का एटीट्यूड, राजवीर की सेल्फ रिस्पेक्ट किसी अमीर लड़की के कदमों के तले रौंदी ही जाएगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी देखती हूँ सिवाय तुम कब तक राजवीर को बचाओगे। इतना कहकर नित्या कपूर एटीट्यूड के साथ चली गई। सिवाय सोचने पर मजबूर हो गया। बात सच थी, राजवीर कुछ मामलों में बहुत सीधा था। सिवाय भी समझता था कि राजवीर का बड़प्पन, राजवीर की अच्छाइयाँ, राजवीर का महान बनना उसे किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। आज तो उसे सिवाय ने बचा लिया, लेकिन अगर कल को कोई और नित्या कपूर उसका फायदा उठाएगी तो राजवीर को कैसे बचाएगा? सिवाय ने अपना फोन लिया और किसी को मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। थोड़ी देर में उसके पास एक कॉल आया। सिवाय ने कॉल रिसीव करके कहा, जैसा मैंने कहा है पेपर में वैसा ही लिखना, और जितनी जल्दी हो सके पेपर लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, मैं सुबह 10 बजे तक पेपर रेडी करवाकर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। सिवाय घर नहीं गया, बल्कि हॉस्पिटल की पार्किंग में ही उस आदमी का इंतजार करने लगा। सिवाय राजवीर के पास भी नहीं गया। करीब 10 बजे एक आदमी पेपर लेकर सिवाय के पास आया। सिवाय ने पेपर लिया और उन पेपर को लेकर राजवीर के पास चला गया। राजवीर इस वक्त अपने भाई के कमरे में बैठा था। सिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, सीनियर, अब कैसा है तुम्हारा भाई? राजवीर बोला, अब ठीक है, होश आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन दे दिया, वह सो रहा है। सिवाय बोला, राजवीर, मुझे तुमसे कुछ काम है, बाहर आओ। राजवीर और सिवाय दोनों ही हॉस्पिटल की कॉरिडोर में खड़े थे। सिवाय बोला, राजवीर, मैंने आज तुम्हारी हेल्प की, इस बात को नकार नहीं सकते। राजवीर बोला, सिवाय, तुमने मेरी आज बहुत बड़ी मदद की है, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा एहसान मानता हूँ। बहुत जल्द जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। सिवाय पेपर राजवीर को देते हुए बोला, राजवीर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन पेपर पर साइन करो। राजवीर ने पेपर ली और उन्हें पलटते हुए कहा, किस चीज के पेपर हैं? सिवाय ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, आज के बाद तुम खुद को मुझे बेच रहे हो,
तुम आज से मेरे बॉडीगार्ड हो, हमेशा मेरे पास रहोगे, जो मैं कहूँगा वह तुम करोगे। तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आज से तुम मेरे। शिवाय ने इतना ही कहा था कि राजवीर बोला, तुम्हारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर सच में बहुत हैरान हो गया। आज एक रात में राजवीर ने क्या कुछ नहीं देख लिया। राजवीर को यकीन नहीं था कि वह शिवाय के मुंह से भी ऐसे शब्द सुन रहा है। क्या सच में अमीर लोग ऐसे ही होते हैं जो बिना फायदे के मदद नहीं करते? क्या शिवाय को भी अपने पैसों के बदले मेरी जिंदगी चाहिए? शिवाय राजवीर की दुविधा समझ रहा था, लेकिन राजवीर को नित्या से बचाने का और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। शिवाय जानता था कि नित्या इतनी जल्दी राजवीर का पीछा नहीं छोड़ेगी। शिवाय बोला, राजवीर अगर तुम साइन नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। शिवाय वह पेपर उठाने लगा, लेकिन राजवीर ने वह पेपर शिवाय को नहीं दिए। राजवीर ने एक नज़र शिवाय को देखा और बिना सोचे समझे पेपर पर साइन कर दिया। राजवीर को भी कहीं न कहीं लगने लगा था कि शिवाय इस वक्त भगवान बनकर उसके सामने आया है, इसीलिए उसने उन पेपर पर साइन कर दिए। कहीं न कहीं राजवीर को इस बात का विश्वास भी था कि शिवाय उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। शिवाय ने पेपर लिए और राजवीर को देखकर कहा, जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तब अपनी स्टडी कंप्लीट करना और उसके बाद तुम्हें मेरी बॉडीगार्ड की नौकरी करनी है। उसके लिए मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। राजवीर बोला, ओके सर। सर सुनते ही शिवाय का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन फिलहाल उसने रिएक्ट नहीं किया और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। फ्लैशबैक एंड। राजवीर गार्डन में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसे अपने कमरे और बालकनी में बेचैनी महसूस हो रही थी, जबकि वहां बहुत ठंडी हवा चल रही थी। राजवीर गार्डन में आकर अपनी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास्ट में जो कुछ हुआ वह एक डील की तरह उसकी आंखों में घूम रहा था। राजवीर ने कभी शिवाय से नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। शिवाय ने भी कभी राजवीर को सच बताने की कोशिश नहीं की। हर्षवर्धन अपना फोन लेकर छत पर किसी से बातें कर रहा था। उसने जैसे ही फोन कट किया, उसकी नजर गार्डन में बैठे हुए राजवीर पर गई। राजवीर के हाथ में बियर की बोतल देखकर हर्षवर्धन समझ गया कि राजवीर को फिर से किसी की पुरानी याद सता रही है, वह यादें जिसे वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। हर्षवर्धन अपनी जेब में हाथ डालकर राजवीर को देख रहा था और वहीं छत के किसी कोने में शिवाय के हाथ में बियर और सिगरेट भी थी। शिवाय ने बियर की सिप ली, सिगरेट का कस लगाया और जैसे ही थोड़ा आगे आया, उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। उसने जल्दी से बियर की बोतल छुपा दी और सिगरेट का धुआं भी अपने आप से दूर किया। हर्षवर्धन जानता था कि शिवाय, विराज, पैथर, दिव्यांश सब ड्रिंक करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन के सामने कोई नहीं पीता था। सब हर्षवर्धन को रिस्पेक्ट देते थे और इसी के चलते वह हमेशा हर्षवर्धन के सामने कभी ड्रिंक करके नहीं आया। शिवाय ने जल्दी से अपने क्राइम को छुपाया और एक डिसेंट भतीजे की तरह अपने चाचू के पास जाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने बिना शिवाय की तरफ देखे कहा, इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं जानता नहीं हूँ, तेरी सिगरेट की स्मेल यहाँ तक आ रही है। वह चाचू, बस मैंने आज ही पी है। शिवाय ने अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर सफाई देते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, शिवाय तूने राजवीर के साथ यह सब क्यों किया? शिवाय ने नासमझी में कहा, क्या किया मैंने राजवीर के साथ? देखो चाचू, मैंने कुछ भी नहीं किया है उसके साथ। हर्षवर्धन ने घूर कर शिवाय को देखा और फिर उसे इशारा करते हुए कहा, वह देखो गार्डन में राजवीर क्या कर रहा है। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तभी पीता है। यानी आज पार्टी में ही कुछ हुआ जिसकी वजह से वह परेशान है, जिसकी वजह से उसकी पुरानी यादें उसे फिर से परेशान कर रही हैं। बताओ शिवाय, तुमने उसे क्यों खरीदा? वह एक अच्छी नौकरी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था, लेकिन तुमने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। क्यों तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी? शिवाय सीरियस होता हुआ बोला, चाचू बात बात पर मुझे विलन मत बनाओ। चाचू मैंने उसे बचाया है, ना कि उसकी जिंदगी खराब की है। चाचू मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने उसे नित्या से बचाया है, वरना नित्या कब की उसकी इज्जत लूट कर निकल जाती। आप जानते हो हाई सोसाइटी की लड़कियां कैसी होती हैं। नित्या कपूर को भी जानते हो। नित्या कपूर हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी थी। अगर मैं इसे अपने पास नहीं रखता तो नित्या कपूर कभी भी इसकी मजबूरियों का फायदा उठाकर इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती। मैं क्या करता, मुझ में जितनी समझ थी, जितना मुझे लगा कि राजवीर के लिए ठीक है, मैंने कर दिया। तो उसे कभी बताया क्यों नहीं? उसे बताया क्यों नहीं कि तुमने उसे नित्या से बचाया है? हर्षवर्धन ने एक और सवाल किया।
शिवाय बोला, चाचू उसने कभी पूछा ही नहीं, मैं जैसा जैसा कहता गया वह करता गया, मैंने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। हर्षवर्धन बोला, तुम उसे हमारी कंपनी में जॉब भी दे सकते थे, जैसे पैंथर जॉब करता है वह भी हमारी कंपनी में जॉब कर सकता था, लेकिन तुमने तो उसे बॉडीगार्ड बना दिया। चाचू मैंने कहा ना, मुझे जितनी समझ थी, जो सही लगा मैंने कर दिया। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि मैं राजवीर को अपनी कंपनी में जॉब भी तो दे सकता हूँ, और वैसे भी उस वक्त कंपनी आपके पापा के और बड़े चाचू के हाथ में थी। चाचू लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने राजवीर की जिंदगी खराब कर दी है। आप राजवीर के लिए कुछ डिसाइड कर लीजिए, जो उसके लिए सही हो। आप जो भी डिसाइड करेंगे राजवीर उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन सच कहता हूँ चाचू, मैंने तो बस राजवीर को बचाने के लिए यह सब किया। शिवाय अपनी सफाई देते हुए बोला। दूसरी तरफ राजवीर ने काफी ड्रिंक कर ली थी, उसे होश नहीं था। वह बेंच पर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया। राजवीर ने फिर से खड़े होने की कोशिश की, पर अब भी उसका बैलेंस बन नहीं पाया। लेकिन सौर्य ने उसे गिरने से बचा लिया। सौर्य बोला, सीनियर इतनी क्यों पीते हो? तुम तो कभी नहीं पीते, तो आज इतनी क्यों पी ली? राजवीर ने एक नजर शौर्य को देखा और नशे में बोला, शौर्य यार, जिंदगी खराब हो गई है। मैं शिवाय का गुलाम बनकर रह गया। मेरे सपने, मेरी उड़ान सब शिवाय के एहसान तले दबकर मर गई। शौर्य राजवीर को अंदर ले जाता हुआ बोला, सीनियर इतना परेशान नहीं होते, शिवाय इतना बुरा भी नहीं है। अगर उसने तुम्हें अपने पास रखा है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। राजवीर ने शौर्य को देखा, फिर एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शौर्य शिवाय ने भी मुझे आज तक नहीं बताया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज भी शिवाय मेरे लिए नित्या से लड़ने लगा। उस रात उसने ही मुझे नित्या के गंदे इरादों से बचाया था। राजवीर बोलता बोलता बेहोश हो गया। शौर्य जैसे तैसे राजवीर को उसके कमरे में लेकर गया और बेड पर लिटा दिया। शौर्य ने नजर घुमाई तो पूरे कमरे में 3-4 बोतल पड़ी हुई थी। शौर्य समझ गया कि राजवीर ने आज छक कर पी है। शौर्य ने राजवीर के जूते निकाले, उसे ब्लैंकेट से कवर किया, एसी का टेम्परेचर ठीक किया और फिर उसके माथे पर आए हुए बालों को हटाकर कहा, सीनियर सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद नहीं छोड़ते, रात कितनी भी काली हो सवेरे को नहीं रोक सकती। तुम्हारी जिंदगी में भी वह सवेरा जल्दी होगा। दूसरी तरफ कमरे में विराज बहुत देर से सर्वेंट को आवाज लगा रहा था, लेकिन कोई भी सर्वेंट विराज के कमरे में नहीं गया। तभी वीरा दनदनाती हुई कमरे में आई। विराज ने वीरा को देखकर कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज तुम किसी सर्वेंट को बुला दो। वीरा बोली, हाँ सर, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वीरा जल्दी से बाहर गई, लेकिन उसे कोई सर्वेंट दिखाई नहीं दिया। वीरा वापस आई और बोली, सर मैं ले चलती हूँ आपको। विराज ने गुस्से में वीरा को देखा और बोला, मेरा मजाक बनाना बंद करो और जल्दी से किसी को बुला कर लाओ। मैं सच में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हो गया सर, मैं लेकर चलती हूँ। वीरा हल्के से मजाक करते हुए बोली। विराज को गुस्सा आ गया और वह बहुत गुस्से भरी आवाज में बोला, वीरा मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में हूँ। समझने की कोशिश करो और किसी को बुलाकर लाओ। मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम में जाऊंगा भी नहीं, समझी? अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहाँ से, बुलाकर लाओ किसी को। वीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीरा ने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया, अपनी आंखों पर बांधा और विराज की व्हील चेयर पकड़कर अंदाजे से वॉशरूम में लेकर चली गई। करीब 20 मिनट बाद भी वीरा विराज को लेकर वॉशरूम से बाहर आई। वीरा ने दुपट्टा अपनी आंखों से हटाया और विराज को देखकर बोली, सर आप ठीक हैं? लेकिन विराज की आंखें लाल हो गई थी। विराज ने भरे गले से कहा, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे अपने आप से घिन आती है। मैं पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हो चुका हूँ। मैं वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकता। मेरे अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है। मैं ऐसे हमेशा व्हील चेयर पर बैठकर नहीं जी सकता। मैं मरना चाहता हूँ। ऐसी अपाहिज वाली जिंदगी से तो मौत बेहतर है। विराज ने गुस्से में पास रखा वास उठाया और जमीन पे दे मारा। ऐसा करने से वीरा डर गई। वीरा इस वक्त विराज के दिल की हालत समझ रही थी। आखिर सच तो था, विराज सच में दूसरों पर निर्भर हो चुका था। वीरा ने सीरियस होकर विराज को देखा और उसके चेहरे पर आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। विराज की आंखें लाल हो गई थी। विराज ना जाने कितनी बार उस सिचुएशन से गुजरा था। यही रीजन था कि विराज के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। वीरा हिम्मत करती हुई विराज के पास गई। उसने अपने दोनों हाथों में विराज का चेहरा भरा और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ कर दिए। वीरा ने अगले पल अपने होंठ विराज के होंठों पर रख दिए। एक सेकंड के लिए तो विराज हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीरा क्या कर
कर रही है। वीरा तो आंखें बंद किए बस विराज को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे विराज भी ना चाहते हुए उस किस में इन्वॉल्व हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। कुछ मिनट बाद जब वीरा को महसूस हुआ कि विराज शांत हो गया तो वह विराज से दूर हुई और उसने अपना माथा विराज के माथे पर लगा दिया। वीरा ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और धीरे से बोली, अब आप ठीक हैं? विराज ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा ने विराज का चेहरा पकड़ा और अपने पेट पर लगा लिया। विराज ने भी अपनी बाहें वीरा की कमर पर लपेट दी। विराज इस वक्त जिस कंडीशन में था उसे प्यार और सपोर्ट दोनों की जरूरत थी और वीरा ने वही किया। विराज को प्यार और एहसास कराया और उसे सपोर्ट भी दिया। वीरा ने फिर से विराज के चेहरे पर अपना हाथ फेर कर कहा, सर सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, खुद पर ना सही मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्द आपको ठीक कर दूंगी। आप अपने पैरों पर चलोगे, आप हमेशा ऐसे नहीं रहोगे, आपके पैरों में अब दर्द होता है, धीरे धीरे हलचल बढ़ेगी और आपके पैर ठीक हो जाएंगे। विराज ने धीरे से कहा, थैंक यू वीरा। वीरा ने हल्का सा झुककर विराज के बालों को चूम लिया और बोली, थैंक यू किसके लिए सर, यह तो मेरा फर्ज है। आप परेशान होते हैं तो मैं भी परेशान होती हूँ। अब आप सो जाइए और अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचो। अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। थोड़ी देर बाद वीरा ने विराज को बेड पर सहारा देकर बैठा दिया। वीरा उठकर जाने लगी तो विराज ने वीरा का हाथ पकड़ लिया। विराज बोला, अगर तुम कंफर्ट हो तो यहीं सो जाओ मेरे पास। लेकिन वीरा ऐसे कैसे विराज के पास सो सकती थी? उन दोनों के बीच ना दोस्ती थी ना प्यार था, अगर कुछ था तो वही अंडरस्टैंडिंग। वीरा को तो यह भी नहीं पता था उसने अचानक ही विराज के होठों को क्यों चूम लिया। शायद विराज को शांत कराने का यही तरीका था और विराज शांत भी हो गया था। वीरा विराज का हाथ रब करते हुए बोली, सर मैं यही हूँ, आप सो जाइए। वीरा ने थोड़ी देर विराज के सिर को सहलाया और विराज सो गया। वीरा ने अपने हाथ विराज के हाथों से छुड़वाया और सोफे पर आकर लेट गई। वीरा ने विराज को किस तो कर दिया लेकिन वीरा बेचैन हो गई। वीरा को नींद नहीं आ रही थी। वीरा आंखें बंद करती तो उसे बार बार विराज को किस करना आंखों में घूमता। वीरा खुद को कोसने लगी थी। वीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या वीरा के दिल में विराज के लिए फीलिंग आ गई थी? हाँ, शायद वीरा विराज को लेकर कुछ सोचने लगी थी, लेकिन यह तो गलत था। कहाँ विराज रघुवंशी फैमिली का बेटा, कहाँ वीरा लो क्लास लड़की, कहाँ विराज एक रॉयल लाइफ जीने वाला लड़का और कहाँ वीरा जिस घर में रहती थी वह घर भी उसका नहीं था। कहाँ विराज जिसके आगे पीछे नौकर घूमते हैं और कहाँ वीरा जो खुद एक नौकरी ढूंढने के लिए धक्के खाती थी। वीरा इतना तो समझ गई थी कि विराज के पास रहकर उसे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए अब विराज के पास रहना एक टास्क हो जाएगा और उसे किसी भी हालत में अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। कुछ देर अपनी फीलिंग से लड़ झगड़ कर वीरा ने अपने आप को मजबूत कर लिया। पता नहीं रात के किस पहर वीरा की आंख लगी। दूसरी तरफ प्रेगनेंसी की वजह से दृष्टि का मन बहुत विचलित हो रहा था। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वह बालकनी में खड़ी हुई ठंडी हवा महसूस कर रही थी। रात बहुत हो गई थी इसलिए पूर्वी तो सो गई थी लेकिन दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। दृष्टि इस वक्त जिस सिचुएशन में थी वह काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। दृष्टि ने इस बच्चे को रखने का फैसला तो कर लिया था लेकिन हर दिन वह खुद से एक जंग लड़ती थी और उस जंग को जीते बिना किसी सपोर्ट के खुद को मजबूत करना भी दृष्टि के लिए एक एग्जाम जैसा था जिससे वह बहुत हिम्मत करके पास करती थी। सच में दृष्टि बहुत मजबूत थी जो ऐसी सिचुएशन में भी लड़ रही थी। तभी दृष्टि को वह वोमिटिंग सा महसूस हुआ और वह खुद को कंट्रोल करती हुई अंदाजे से वॉशरूम में चली गई। थोड़ी वोमिटिंग करने के बाद दृष्टि टॉवल से अपने मुंह को साफ करती हुई कमरे में आई और अंदाजे से चेयर पर बैठ गई। इस वक्त बहुत हाँफ रही थी और दृष्टि जिस सिचुएशन में थी इस सिचुएशन में दृष्टि का ख्याल रखने के लिए सबका होना जरूरी था लेकिन उसके पास पूर्वी के अलावा कोई नहीं था। दृष्टि चेयर पर बैठी थी तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। दृष्टि की तो सांसें ही रुक गई। दृष्टि ने उस हाथ को छू कर देखा तो बोली, बबीता आंटी। बबीता आंटी दृष्टि के सामने आकर बोली, दृष्टि तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें और तुम्हारा चेहरा ऐसे पीला क्यों पड़ा हुआ है?
बबीता आंटी काफ़ी मैच्योर थी, उन्होंने दृष्टि से ज़्यादा दुनिया देखी थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी, शायद दृष्टि प्रेग्नेंट है। बबीता आंटी ने दृष्टि को देखकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर पूछा, दृष्टि एक बात सच सच बताओ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। बबीता बोली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यह सुनते ही दृष्टि के आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोली नहीं, बस बबीता आंटी का हाथ पकड़कर रोने लगी। बबीता आंटी को भी समझते देर नहीं लगी कि दृष्टि प्रेग्नेंट है। बबीता आंटी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने दिव्यांश को दृष्टि के लिए तड़पता हुआ देखा था। बबीता आंटी समझ गई कि दिव्यांश और दृष्टि का रिश्ता अब और ज्यादा गहरा हो जाएगा। इस बच्चे के आने से यह रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। दृष्टि रोते हुए बोली, आंटी प्लीज किसी को बताइएगा मत। अगर मेरे भाई को पता चल गया तो वह मुझसे नाराज हो जाएगा। खुद ही सोचिए, मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी जब कोई मुझसे पूछेगा इस बच्चे का बाप कौन है, तो मैं किसी को क्या जवाब दे पाऊंगी। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन अपने भाई की जिद की वजह से आ गई। प्लीज आप किसी को बताना मत। बबीता अपने पंजों के बल बैठी और दृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, इसमें रोने वाली क्या बात है? या तो एक गुड न्यूज है, रघुवंशी फैमिली में एक छोटा मेहमान आने वाला है और तुम रो रही हो। तुम्हें पता भी है दिव्यांश सर तुम्हारे लिए कितना तड़पते हैं। या सुनते ही दृष्टि एक सेकंड के लिए शांत हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दृष्टि अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आंटी आप झूठ बोल रही हैं। आप मेरा दिल रखने के लिए यह सब कुछ कह रही हैं। मैं जानती हूँ दिव्यांश मुझे प्यार नहीं करते। उन्होंने तो मुझे ना जाने कितने ही कड़वे शब्द कहकर बेइज्जत किया था, और आप कह रही हैं कि वह मेरे लिए तड़पते हैं। मैं नहीं मानती। बबीता बोली, मैं सच कह रही हूँ दृष्टि। जब से वह ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तब से वह बस तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। यहाँ हवेली में भी उनकी नज़र बस तुम पर ही टिकी रहती है। उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए हर्षवर्धन साहब से भी बात की है। शादी के बाद हर्षवर्धन साहब शौर्य से बात करेंगे और तुम्हारी और दिव्यांश की शादी हो जाएगी। दृष्टि को तो अपने कानों पर यकीन नहीं था। उसे लगा वह एक सपना देख रही है। भला दिव्यांश उससे शादी क्यों करेगा? दिव्यांश ने तो साफ साफ उसे रखैल का किताब दे दिया था। दृष्टि फिर से रोती हुई बोली, मैं नहीं मानती आंटी, यह सब सच नहीं है। मैं सपना देख रही हूँ। भला मिस्टर रघुवंशी एक अंधी लड़की को अपनी जिंदगी में क्यों लाएंगे? मैं नहीं मानती। आप झूठ बोल रही हैं। आप मुझसे प्यार करती हैं, इसीलिए मेरा दिल रखने के लिए यह सारी बातें कह रही हैं। मजाक मत कीजिए आंटी, झूठ मत बोलिए। मैं आपके झूठ पर यकीन नहीं करूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चे के बारे में किसी को बताइएगा मत। बबीता बोली, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो तुम इंतजार करो, मैं दिव्यांश सर को बुलाकर लाती हूँ। जब वह सुनेंगे कि वह पापा बनने वाले हैं तो वह बहुत खुश होंगे। तुम दिव्यांश सर के मुंह से ही सुन लो कि वह तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बबीता जाने लगी, लेकिन दृष्टि ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप सच कह रही हैं क्या? सच में दिव्यांश मुझसे प्यार करते हैं? क्या वह सच में मेरे लिए तड़प रहे हैं? बबीता बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ, तब खुद उनके मुंह से ही सुन लेना। बबीता ने दृष्टि के सर पर हाथ रखा और वहां से चली गई। दूसरी तरफ सिवाय जब अपने कमरे में गया तो उसकी छुई मुई चेंज करके सो रही थी। सिवाय की नजर आर्या पर टिक गई। सिवाय ना चाहते हुए भी आर्या के पास गया और झुक कर उसके गालों को चूम लिया। सिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। सिवाय को खुद नहीं पता था कि उसे आर्या से प्यार हो गया है। सिवाय तो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन कब तक भागता? एक ना एक दिन तो उसकी फीलिंग उसे पकड़ ही लेती, और धीरे धीरे सिवाय की फीलिंग सिवाय पर अपनी पकड़ बना रही थी। सिवाय आर्या को देखकर जैसे ही पलटा, उसने देखा उसका दिल हाथ बांधे उसे देख रहा है। सिवाय ने अपने दिल को देखकर कहा, ऐसे क्या देख रहा है? आज से पहले मुझे देखा नहीं है। सिवाय के दिल ने कहा, तुझे आर्या से प्यार हो गया है, मान ले, और यह भी मान ले कि शौर्य आर्या को ले जाएगा। सिवाय को यह बात बहुत बेचैन कर रही थी। आर्या उससे दूर हो जाएगी, यह बात सिवाय को हजम नहीं हो रही थी। सिवाय तो अपनी फीलिंग से लड़ रहा था। उसे तो अभी आर्या की फीलिंग के बारे में पता ही नहीं था। सिवाय 1 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आया और आर्या को देखने लगा। थोड़ी देर निहारने के बाद सिवाय क्लोसेट की ओर चला गया और कपड़े चेंज करके सोफे पर लेट गया। नींद आज सिवाय की आंखों में भी नहीं थी। वह भी करवट बदल रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि भी ना जाने कब से बबीता आंटी का इंतजार कर रही थी। कहीं ना कहीं दृष्टि के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी।
दिव्यांश उसके पास आएगा, उसे प्रपोज करेगा और फिर उसकी जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। दृष्टि को काफी घबराहट हो रही थी और वह अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। कहीं ना कहीं दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल भी हो रहा था। दृष्टि को दिव्यांश के साथ बिताए हुए वह 5 दिन एक एक करके याद आने लगे। वह दिन जो दृष्टि कभी याद नहीं करना चाहती थी, आज वह उन दिनों को याद करके मुस्कुरा रही थी। दृष्टि बालकनी में खड़ी थी और बस दिव्यांश की आवाज सुनने के लिए बेचैन हो रही थी। उसकी बेचैनी कम हो गई तभी दिव्यांश कमरे में आया और उसने आते ही दृष्टि को पीछे से बाहों में भर लिया। दिव्यांश के स्पर्श से दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दृष्टि को समझ नहीं आया कि वह दिव्यांश से क्या बात करे। दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि के बालों में छुपा लिया। दिव्यांश भी दृष्टि की खुशबू में खो गया। दिव्यांश ने मीठी सी आवाज में दृष्टि के कानों में कहा, दृष्टि, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा दिव्यांश पल रहा है? क्या उन 5 दिनों में तुमने कभी मुझे महसूस नहीं किया, कभी नहीं किया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? दृष्टि तो दिव्यांश की बाहों में शर्म से मरी जा रही थी। दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया, फिर एक हाथ से उसका चेहरा उठाकर कहा, तुम नहीं जानती दृष्टि, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। दिव्यांश थोड़ा सा दृष्टि के करीब गया तो उसकी गर्म सांसें दृष्टि के होंठों पर पड़ने लगी। दिव्यांश के इतना करीब होने से दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दृष्टि की आंखें अपने आप ही झुक गईं। अगले ही पल दिव्यांश ने दृष्टि के होठों को चूम लिया। तभी दृष्टि ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। दृष्टि खुली आंखों से सपने देख रही थी। दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान फिर से तैर गई। दृष्टि ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन दृष्टि की यह खुशी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। दृष्टि बेसब्री से दिव्यांश का इंतजार कर रही थी, लेकिन दिव्यांश नहीं आया। दृष्टि कभी कमरे में आती, कभी बालकनी में जाती, कभी इधर से चक्कर लगाती, लेकिन दिव्यांश नहीं आया। धीरे धीरे दृष्टि की उम्मीद टूटने लगी। धीरे धीरे दृष्टि की आंखों में पानी आने लगा। दृष्टि का खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा गया। दृष्टि के दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे। दृष्टि इंतजार करते करते थक गई। दृष्टि पूर्वी के पास बेड पर लेट गई। ना जाने दृष्टि की आंख रात के कितने बजे बंद हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग आज हीर हर्षवर्धन की हल्दी भी थी, मेहंदी भी और रात को शादी भी। हर्षवर्धन के पास ज्यादा टाइम नहीं होता था, इसलिए उसने मुश्किल से ही 2 दिन निकाले थे और इन्हीं 2 दिनों में वह अपनी शादी कंप्लीट करना चाहता था। दिव्यांश सुबह उठा, उसने अंगड़ाई ली और चुपचाप दृष्टि के कमरे में चला गया। दिव्यांश ने देखा दृष्टि और पूरी दोनों ही सो रही थी। दिव्यांश बहुत देर तक दृष्टि को निहारता रहा। दिव्यांश ने दृष्टि के चेहरे पर आए हुए बालों पर फूंक मारी और फिर मन ही मन खुद से कहा, बस आज दृष्टि, उसके बाद कल चाचू हमारे रिश्ते के लिए शौर्य से बात कर लेंगे। प्लीज तुम मना मत करना। अगले ही पल दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश बोला, अगर तुम मना करोगी तो मैं तुम्हें मना लूंगा, मेरी सिकंजी, आई लव यू। दिव्यांश ने दृष्टि का माथा चूम लिया। दिव्यांश को जब लगा कि पूर्वी उठने वाली है तो दिव्यांश कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर गया, पैंथर टकरा गया। दिव्यांश ने पैंथर को मुक्का दिखाते हुए कहा, अबे तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? पैंथर भी हल्के गुस्से में बोला, वही जो आप करने आए हो, भाभी को किस करके आए हो ना, मैं भी पूर्वी को किस करने ही जा रहा हूँ। दिव्यांश ने एक थप्पड़ पैंथर के सिर पर मारकर कहा, अबे लेट लतीफ, पूर्वी उठ गई, अब कोई चांस नहीं है, चल। पैंथर ने कमरे में झांक कर देखा तो पूर्वी सच में उठ गई थी। पैंथर मुंह बनाता हुआ दिव्यांश के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद रूही हर्षवर्धन के कमरे में आकर बोली, चाचू काकी कह रही हैं हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो जाओ, आज ही हल्दी होगी, फिर चाची को मेहंदी लगेगी। हर्षवर्धन लैपटॉप में काम कर रहा था। हर्षवर्धन ने नजरें उठाकर रूही को देखकर कहा, हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। रूही जाने लगी तो हर्षवर्धन ने रूही को रोक कर कहा, रूही जरा एक बार राजवीर को बुला दो। रूही ने हाँ में गर्दन मटकाई और राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। राजवीर का कमरा खुला था। रूही ने कमरे में 2 ही कदम रखे थे। उसकी नजर फर्श पर गई जहां 4-5 बियर की बोतलें पड़ी थी, जिसे देखकर रूही समझ गई कि राजवीर ने भी कल बहुत इंजॉय किया है। रूही को कहाँ पता था कि राजवीर इंजॉय के लिए नहीं पीता था, बल्कि अपना गम भुलाने के लिए पीता था।
रूही कमरे में आई तो उसने देखा वहां राजवीर नहीं था। रूही ने राजवीर को आवाज लगाई, राजवीर राजवीर, लेकिन रूही को बदले में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तभी वॉशरूम का गेट खुला। राजवीर अपनी कमर पर व्हाइट कलर का टॉवल लपेट कर बाहर आया। राजवीर के गीले बालों से पानी टपक रहा था। राजवीर की बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर दे, और यही हाल रूही का भी था। रूही राजवीर को स्टेमिना देखा तो उसकी तो आंखें राजवीर पर ही टिक गई। रूही राजवीर को देखकर मन ही मन बोली, अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो डेफिनेटली राजवीर मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, तुमसे ही शादी करती। तुम्हें तो मैं जिंदगी भर के लिए अपना बॉडीगार्ड बना लेती। भला तुम जैसे स्मार्ट देसी हैंडसम लड़के को कौन लड़की नहीं पाना चाहेगी। पर क्या करूं, मैं पहले ही कमिटमेंट कर चुकी हूं। रूही को क्या पता था कि जो वह अनजाने में बोल रही है वह सच हो जाएगा। कुदरत ने रूही का साथ राजवीर के साथ ही लिखा है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। राजवीर जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी थी, जिसमें शायद उसने अपने कपड़े धोकर रखे थे या रोज का ही काम था। राजवीर अपने कपड़े खुद धोता था। एक मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़के काम करते थे वह सारे काम राजवीर खुद करता था। राजवीर ने अब तक ध्यान नहीं दिया कि रूही उसके कमरे के गेट के पास खड़ी है। रूही राजवीर के हाथ में बाल्टी देखी तो जिज्ञासा के साथ पूछा, राजवीर तुम्हारे हाथ में जो बाल्टी है इसमें क्या है? रूही की आवाज सुनकर राजवीर के हाथ से वह बाल्टी छूट गई और राजवीर बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। राजवीर ने खुद को देखा, वह बस एक टॉवल में था और यूं ही उसे देख आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। राजवीर को इस वक्त रूही के सामने बहुत शर्म आ रही थी। राजवीर ने जल्दी से बेड पर रखी एक चद्दर उठाई और खुद पर लपेटते हुए कहा, मैम आप यहाँ क्या कर रही हो? राजवीर को ऐसे शर्माता हुआ देखकर रूही की हंसी छूट गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। रूही हंसते हुए और खूबसूरत लगती थी। एक सेकंड के लिए रूही को ऐसे देखकर राजवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यह मुस्कान पहले वाली मुस्कान से थोड़ी बड़ी थी। अगले ही पल राजवीर अपने सेंस में आकर बोला, मैम यहाँ से जाइए। रूही हंसते हुए बोली, पहले बताओ इस बाल्टी में क्या है? राजवीर जहां तक रूही को जानता था वह समझ गया कि रूही बिना अपने सवालों के जवाब लिए यहाँ से नहीं जाएगी। तो राजवीर बोला, मैम मेरे कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं। रूही ने हंसते हुए कहा, अच्छा राजवीर तुम अपने कपड़े खुद धोते हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही ने हंसते हुए फिर कहा, अच्छा और तुम यह कपड़े धोना कब छोड़ोगे? कभी नहीं, राजवीर ने इस वक्त सीरियस टोन में कहा। रूही भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, क्यों, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारी बीवी नहीं धोएगी? मैम मैं शादी नहीं करूंगा, प्लीज आप यहाँ से जाइए। राजवीर बोला, लेकिन रूही इतनी जल्दी वहां से जाने वाली नहीं थी। रूही ने फिर पूछा, क्यों शादी नहीं करोगे? तुम्हारे माँ बाप को बहू नहीं चाहिए? राजवीर बोला, मैम मेरा छोटा भाई है, मेरे पेरेंट्स उसी के पास रहते हैं। जब वह शादी करेगा तो माँ को बहू भी मिल जाएगी। और तुम शादी नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे तुम शादी? राजवीर इतनी अच्छी बॉडी है तुम्हारी, तुम्हें तो कोई भी लड़की पसंद कर ले। रूही बोली। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह रूही के हर सवाल का जवाब क्यों दे रहा है। शायद राजवीर रूही से बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन अपनी औकात भी नहीं भूलना चाहता था। राजवीर रूही के सवालों को इग्नोर करते हुए बोला, मैम आप किसी काम से आई थी? रूही राजवीर के नजदीक जाने लगी। राजवीर पीछे हटता हुआ चला गया। राजवीर ने अपनी टूटी फूटी जुबान से फिर पूछा, मैम आप यहाँ किसी काम से आई थी? रूही बिल्कुल राजवीर के नजदीक आ गई थी और राजवीर दीवार से जा लगा। राजवीर ने अपनी ब्लैंकेट बहुत कसकर पकड़ी हुई थी, जबकि वह जानता था कि रूही उसके साथ कोई शरारत नहीं करेगी। फिर भी अपने शराफत से मजबूर राजवीर ने अपनी ब्लैंकेट को खुद से चिपका रखा था। रूही अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए राजवीर के पास आई और दोनों हाथों से उसके गालों को खींचकर बोली, राजवीर तुम बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो। इस वक्त तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हें देखकर लगता भी नहीं कि तुम अकेले ही 5-5 लोगों को पीट देते हो। अच्छा मैं तुम्हें बताने आई थी कि चाचू तुम्हें बुला रहे हैं। रूही पलट कर जाने लगी, फिर हल्का सा मुड़कर बोली, राजवीर। राजवीर जो रूही के जाने से रिलैक्स हो गया था वह फिर से अलर्ट हो गया। जी मैम, राजवीर ने फिर कहा। रूही बोली, राजवीर शादी कर लो, जिंदगी को खुलकर जी लो। लाइफ की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम सफर अच्छा हो तो जिंदगी आसान जरूर हो जाती है।
रूही चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। राजवीर ने हल्के से अपने गालों को छुआ और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। राजवीर ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। राजवीर इस वक्त सच में बहुत स्मार्ट लग रहा था और उसकी मुस्कुराहट उसकी स्मार्टनेस को बढ़ा देती थी। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि रूही समझदार बातें भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया। सबने येलो कलर कपड़े पहने थे। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही हॉल के बीच में बैठे थे और सब आकर हीर और हर्षवर्धन को बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। सब खुश थे सिवाय दृष्टि के। दृष्टि सुबह से ही पूर्वी को 10 बार कह चुकी थी कि वह एक बार बबीता आंटी को बुला दे, लेकिन पूर्वी को बबीता आंटी दिख ही नहीं रही थी। हल्दी की रस्म होने के बाद दिव्यांश ने हल्दी की कटोरी उठाई और काकी के पास जाकर बोला था कि यह बात क्या सच है कि अगर यह हल्दी कोई लगा ले तो उसकी शादी जल्दी होती है। काकी ने मुस्कुराकर दिव्यांश के सर पर हाथ मारकर कहा, तुझे किससे शादी करनी है? दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर जाकर ठहर गई। दिव्यांश बोला, बताओ ना काकी, अगर मैं अपनी होने वाली बीवी को यह हल्दी लगा दूंगा तो क्या मेरी शादी भी जल्दी हो जाएगी? काकी बोली, हाँ हो जाएगी, अगर मन को मजबूत करके दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़की को हल्दी लगाओगे तो उस लड़की की शादी तुमसे ही होगी। काकी की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। काकी ने पूछा, अच्छा वह लड़की है कौन? मुझे तो बता दे। दिव्यांश ने दृष्टि की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह लड़की देख रही हो जिसने येलो कलर का जाजट का गाउन पहना है, वही है। काकी ने एक नजर दृष्टि को देखा तो देखती ही रह गई। काकी की नजर भी दृष्टि की खूबसूरती पर ठहर गई। दृष्टि को देखकर काकी को शक हुआ, शायद दृष्टि प्रेग्नेंट है। काकी की उम्र तो काफी थी, अपने तजुर्बे से समझ गई। फिर मन ही मन खुद से बोली, हो सकता है दिव्यांश ने शादी से पहले ही उसके साथ। खैर छोड़ो, अब तो शादी करने के लिए तैयार है ना? काकी ने दृष्टि के प्रेगनेंसी को इग्नोर कर दिया, लेकिन जो भी हो लड़का ही होगा। दृष्टि की शक्ल बता रही। दिव्यांश ने काकी की तरफ देखकर कहा कि कैसी लगी मेरी पसंद? काकी ने दिव्यांश के सर के ऊपर हाथ रखकर कहा, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी भी। अगर बेटा हुआ तो अपने बेटे का नाम देव रखना और बेटी हुई तो बेटी का नाम दिव्यांशी रखना। दिव्यांश ने काकी की बातों को समझा नहीं और मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ काकी, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा, पर पहले मेरी शादी तो कराओ। काकी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड के साथ मैं तेरी शादी करवा दूंगी। दिव्यांश हंसते हुए बोला, गर्लफ्रेंड काकी, पर यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी सोलमेट है। दिव्यांश ने मन ही मन सोचा, लेकिन शिकंजी को हल्दी लगाऊं कैसे? जो भी हो, आज अपनी शिकंजी को हल्दी लगाकर ही रहूंगा। दिव्यांश और काकी की बातें शिवाय सुन रहा था। शिवाय ने आर्या को देखा, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट फैल गई। अब तो शिवाय को भी अपनी छुई मुई को हल्दी लगानी थी। दिव्यांश ने कटोरे में अपने हाथ डुबाकर हल्दी ली, फिर कटोरा लेकर दृष्टि की तरफ चल दिया, लेकिन दिव्यांश के दुश्मन चारों ओर फैले थे और तभी दिव्यांश का सबसे बड़ा दुश्मन दिव्यांश से टकरा गया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, पैंथर आंख है कि बटन? देखकर क्यों नहीं चलता? पहले आप बताओ, यह हल्दी का कटोरा लेकर कहाँ जा रहे हो? पैंथर ने भी सवाल किया। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश बोला, काकी ने कहा है अगर यह हल्दी मैं दृष्टि को लगाऊंगा तो मेरी और दृष्टि की शादी जल्दी हो जाएगी। यह सुनते ही पैंथर ने हल्दी का कटोरा दिव्यांश से छीन कर कहा, तो क्या शादी की जल्दी बस आपको है, मुझे नहीं? मैं भी पूर्वी को लगाऊंगा। पैंथर कटोरा लेकर भाग गया। दिव्यांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर लगी हल्दी देखी तो मुस्कुराकर खुद से कहा, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी शिकंजी को यही हल्दी लगा दूंगा। पैंथर ने भी कटोरे में से दोनों हाथ पर हल्दी ली और पूर्वी की ओर भागने लगा। पूर्वी ने जब देखा कि पैंथर उसे हल्दी लगाने आ रहा है तो वह भी इधर उधर भागने लगी। पैंथर बोला, जाओगी कहाँ? पूर्वी, या हल्दी तो मैं तुम्हें लगाकर ही रहूंगा। पूर्वी भी बोली, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे हल्दी नहीं लगवाऊंगी। मैं सच कहती हूँ पैंथर, दूर हो जाओ वरना तुम्हारी शिकायत चाचू से कर दूंगी। तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं जहर खा लूं। जहर खाकर मर जाओगी, लेकिन किसी गरीब का भला मत करना। पैंथर पूर्वी के पीछे भागता हुआ बोला, पैंथर चाचू से शिकायत कर दूंगी, सच कहती हूँ। पूर्वी भी नाराज भरे लहजे में बोली, अरे बहुत देखे हैं चाचू, आए चल के चाचू, कुछ नहीं कर पाएंगे चाचू, हल्दी तो मैं तुम्हें लगाकर ही रहूंगा।
इतना कहकर पैंथर ने जल्दी से आगे बढ़कर पूर्वी का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ पर लगी सारी हल्दी उसने पूर्वी के चेहरे पर रगड़ दी। पूर्वी को बहुत गुस्सा आया। उसने पैंथर के सीने पर हाथ रखकर धक्का दे दिया। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, सुना तुमने? और अपना यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और आज के बाद मेरे साथ बदतमीजी की ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे तुम? पूर्वी भी गुस्से में वहां से चली गई। पैंथर पूर्वी को जाते हुए देख रहा था। पैंथर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पैंथर जैसे ही पलटा, उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। हर्षवर्धन को देखकर पैंथर की सारी हंसी निकल गई। हर्षवर्धन ने हाथ बांध कर कहा, तो क्या कह रहा था तू? कौन चाचू आए चलकर? चाचू बताऊं तुझे कौन है? चाचू? पैंथर अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला, अरे नहीं चाचू, सॉरी चाचू, आई लव यू चाचू। पैंथर तो हवा की तरह वहां से भाग गया। सिवाय ने भी ना जाने क्यों हल्दी के कटोरे में अपने हाथ डुबोए, फिर अपनी छुई मुई को ढूंढने लगा। सिवाय ने पूरे हॉल में नजर घुमाई, लेकिन उसे आर्या कहीं दिखाई नहीं दी। सिवाय अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसकी टक्कर दिव्यांश से हो गई। दिव्यांश के हाथ में भी हल्दी थी। सिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, चल ले, या अपनी गंधारी के चक्कर में धृष्ट राष्ट्र बनेगा। दिव्यांश मुस्कुराकर बोला, मैं देख कर ही चल रहा हूँ, तू देख कर चल ले। अब भी वक्त है, चाचू से अपने प्यार के बारे में बात कर ले, वरना सौरी सच में साली साहिबा को ले जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। या हाथों में हल्दी लगाकर घूमने से कुछ नहीं होगा। तेरे दिल की बात जुबान पर भी आनी चाहिए। वह बोल नहीं सकती, लेकिन तेरी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। अपने दिल की बात कहता क्यों नहीं? सिवाय ने हल्दी के हाथ छुपाते हुए कहा, अरे यह हल्दी तो ऐसे ही लग गई थी, तू तो कुछ भी सोचता है। इतना कहकर सिवाय चला गया। दिव्यांश सिवाय को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांश मन में बोला, यह बहुत पछताएगा, बहुत ज्यादा। आएगा फिर मेरे पास रोता हुआ। सिवाय सीधा कमरे में आया, जहां आर्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी ड्रेस सही कर रही थी। आर्या ने एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना था। सिवाय आर्या के करीब जाने लगा। आर्या का ध्यान सिवाय पर नहीं था। सिवाय ने आर्या को पीछे बाहों में भर लिया। सिवाय के स्पर्श से आर्या हड़बड़ा सी गई। सिवाय ने धीरे से आर्या के कान में कहा, तुम्हें पता है छुई में सब नीचे हल्दी लगा रहे हैं, मैं भी तुम्हें लगा दूं? आर्या ने पहले ना में फिर हाँ में गर्दन हिला दी। सिवाय ने आर्या को अपनी तरफ घुमाया और अपने हल्दी वाले हाथ उसके गाल पर रख दिए। आर्या ने ना समझी में इशारों में कहा, मैं भी आपको हल्दी लगाना चाहती हूँ। सिवाय ने अपने हाथ आर्या के दोनों हाथों में उलझा दिए और उसे थोड़ा करीब खींच कर कहा, तो लगा दो, किसने मना किया है? आर्या का मुंह बन गया, जैसे कहना चाहती हो, हाथ तो आपने मेरे पकड़ लिए हैं, तो मैं हल्दी कैसे लगाऊं? क्या दृष्टि के हल्दी लगा पाएगा दिव्यांश? क्या सिवाय बता पाएगा कि वह आर्या को प्यार करने लगा है? दोस्तों, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।